एक सीए स्टूडेंट इन 10 बातों में से कई सारी बातों को इग्नोर कर देता है और बाद में वो रेग्रेट करता है कि यार काश मैं इन बातों को इग्नोर ना करूं। सर ये मैंने बहुत मेहनत से इन 10 पॉइंट को बनाया है। आप मेरी बात को एक एक करके समझिए, पूरे 10 पॉइंट को समझते हैं, फिर बाद में रेग्रेट ना हो कि जब मैं एग्जाम देकर आ जाऊं मैं फेल हो जाऊं तो यार ये चीज नहीं करी थी, वो चीज नहीं करी थी। इसलिए आज ये जरूर देखिए आप। पहला, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। कई सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, रटने पे फोकस करते हैं और वो रट कर चले जाते हैं। वो 11वीं 12वीं फाउंडेशन की बातें उनको याद आती है कि रट कर तो हो जाता था। आज यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा दोस्त। जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे काम करते हैं तो वहां पर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। तो जब भी बच्चा इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वो जरूर फोकस करता है, पर कुछ स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे फोकस नहीं करते, कई सारे कॉन्सेप्ट रटने लग जाते हैं, वो ना कर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको रेग्रेट ना हो बाद में, वो है स्टडी मटेरियल को इग्नोर कर देते हैं बच्चे। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूं कि वो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट से मिली हुई जो बुक होती है ना, सिर्फ उसी को ही पढ़ते हैं और स्टडी मैट के क्वेश्चन अगर कुछ रह गए तो करते ही नहीं। गलत, सबसे बड़ी गलती है ये। एग्जाम में कई सारे पेपर में ऐसा हो देखा गया है कि स्टडी मैट से एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ लिए गए। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए हम अपने इंस्टीट्यूट में, हम अपनी बुक्स में, जब भी मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं, मैं अपने सब्जेक्ट के अंदर एक सेट तो हमेशा मॉड्यूल ही कवर रखता हूं कि स्टडी मैट को पहले प्रेफरेंस दो, फिर एमटीपी आरटीपी बाद में करो, स्टडी मैट पहले प्रेफर करो। कई सारे ऐसे जगह स्टूडेंट होते हैं कि वहां पर उनको इंस्टीट्यूट की तरफ से बुक मिलती है, टीचर की तरफ से मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, टीचर की तरफ से बुक मिलती है, सिर्फ उसी पे फोकस करने लग जाते हैं। अब वो इग्नोर ही कर देते हैं कि स्टडी मैट भी कोई हमारे लिए चीज थी। तो स्टडी मैट को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इस पे भी उतना ही फोकस करिएगा, इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके जाइएगा। तीसरा, पीवाईक्यू पास्ट ईयर क्वेश्चन, पास्ट ईयर पेपर, आरटीपी एमटीपी। जब आपका स्टडी मैट बहुत अच्छे से हो जाता है तो उसके बाद आपको पास्ट ईयर पेपर पहले करने चाहिए, पिछले 10 अटेम्प्ट के, फिर आप एमटीपी और आरटीपी की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आप इतना सारा करने जाओगे तो आपको काफी सारी चीजें छूट जाएगी, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो इसलिए आपको पीवाईपी पास्ट ईयर पेपर्स एंड स्टडी मैट को तो पूरा पूरा करना चाहिए। साथ में एमटीपी और आरटीपी में कुछ क्वेश्चन जो आपको लगते हैं यार ये वाले क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, या नियर बाई जो आपके पास में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन कर लीजिए। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी उसके पास है, स्टडी मटेरियल भी उसने इग्नोर नहीं करा, पीवाईक्यू एमटीपी एंड आरटीपी सब करके गया है, पर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन हॉल पे बैठता है तो क्योंकि उसके पास लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट है तो वो क्वेश्चन पूरा पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाता। तो टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है कि आपको आता तो सारा है पर क्या वो 3 घंटे में हो पाएगा, दैट्स कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। तो इस पे भी आपको फोकस करना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट रखने के लिए आपको मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपका मॉक टेस्ट से आएगा। मॉक टेस्ट आपको ये चीज सिखाता है कि एग्जाम में कैसे प्रेशर हैंडल करते हैं, एग्जाम की क्या सिचुएशन रहती है। तो 3-3 घंटे वाले मॉक टेस्ट जो हमारे ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, या हमारी टीम भी आपके साथ लेती है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो विश्वास सीए में भी आपको 3-3 घंटे के मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, जो आपको एक एग्जाम का प्रेशर हैंडल करने को मिलेगा, एग्जाम की सिचुएशन आपको पता चलेगी, और फिर आप उसमें ये देख पाओगे कि यार क्या मैंने उस 3 घंटे में पेपर पूरा करा नहीं, अगर नहीं करा तो क्या कमी रह गई, उससे आप अपना टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे। टाइम मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन एंड स्किल्स, सबसे इंपॉर्टेंट। कई बार स्टूडेंट को सब आता है, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, पर राइटिंग इतनी घटिया, सामने वाला एग्जामिनर समझ नहीं पाता कि क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता, बहुत छोटा लिखता है, या बड़ा बहुत, एक तो बड़ा लिख देते हैं, एक तो बहुत छोटा लिख देते हैं, इतना छोटा कि दिख ही नहीं पाता, वो बहुत बिच्चम। तो प्रेजेंटेशन स्किल पे भी आपको काम करना चाहिए। वहां पर आपको क्या करना चाहिए सर, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए कि आपको प्रेजेंटेशन पे कैसे काम करना चाहिए। एक तो आपको खुला लिखना चाहिए, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो उसको बड़ी सी हेडिंग में लिखो कि आंसर नंबर 5 का बी पार्ट कर रहा हूं, बड़ी हेडिंग में लिखिए। पेपर है आपके पास सामने ऐसा दे रखा है, उसमें बड़ी हेडिंग में लिखिए आंसर नंबर 5 का बी पार्ट कर रहा हूं। मैं खुद जब पेपर देके आता था तो मैं भी इसी तरीके से प्रेजेंट करके आता कि बड़ा आंसर लिखा हो, पॉइंट वाइज आपका एक्सप्लेनेशन हो, चाहे थ्योरेटिकली बात करो तो पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करो, 1 2 3 4 ऐसे एक्सप्लेन करो पॉइंट वाइज। एग्जाम्पल्स कोड करो, एग्जाम्पल ज्यादा, अगर थ्योरेटिकल की बात करो तो अपने खुद के एग्जाम्पल्स बनाइए,
जैसे लॉ में या थ्योरी ऑडिट वगैरह में देखते हो तो उसमें एग्जाम्पल्स कोड करनी चाहिए। तो प्रेजेंटेशन एंड स्किल्स बहुत जरूरी होती है इसमें। उसके बाद आता है रिवीजन। कई बार स्टूडेंट को ये लगता है अरे मैंने मॉड्यूल कर लिया, एक बार मैंने मॉड्यूल कर लिया हो गया। नहीं सर, मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करनी पड़ेगी जिससे आप सक्सेस हासिल कर पाओगे, अपने एग्जाम को निकाल पाओगे। बहुत मेहनत लगी है इस चार्ट को बनाने के लिए। कृपया करके इन सभी बातों पे अप्लाई करिए, एटलीस्ट 70 to 90% चीजों को अप्लाई करिए। सिर्फ एक बार करने से रिवीजन नहीं होती है, एक बार करने से रिवीजन नहीं होती है, रिवीजन मल्टीपल टाइम करने से होती है। जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा आपको आएगा। एंड द पॉइंट 7 नंबर क्या कहता है, सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंस। कई बार स्टूडेंट को मैं देखता हूं वो सिर्फ टीचर पे, वो सिर्फ इंस्टीट्यूट पर डिपेंड हो जाता है, वो सिर्फ इंस्टीट्यूट और टीचर पे डिपेंड हो जाता है कि सर कराएंगे तो करूंगा, सर कराएंगे तो करेंगे, यहां से आएगा तो करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट, उन पूरे 10 के 10 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंस। बहुत जरूरी है, आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा करनी चाहिए। नंबर्स ऑफ वीडियोस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, मैराथन वगैरह पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैराथन आपने देखा, अच्छी बात है, पर मेरी सेल्फ स्टडी कितनी थी, मैंने कितना पढ़ाई अपना बिना वीडियो देखे करा। जितना ज्यादा आप बिना वीडियो देखे करोगे, देखिए आपने क्लास देखी ठीक है, आपने रिवीजन कर लिया ठीक है, आपने मैराथन कर लिया ठीक है, अब कितनी वीडियो देखोगे भैया, अब खुद की सेल्फ स्टडी तो बताओ कितनी करी आपने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द 10 पॉइंट्स। इसके बाद आता है हेल्थ एंड स्लीप। एक स्टूडेंट था जिसने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, रात भर दिन भर पढ़ा, वो बहुत मेहनत करी, 10-12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे दिन भर लगा रहा। पेपर वाले टाइम से पहले तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, और जो उसकी मेहनत थी सारी खराब होगी, पेपर नहीं दे पाया। हेल्थ एंड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चे वो सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ने 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 से सब कुछ चीजें हो जाती है, नहीं। प्रॉपर नींद और प्रॉपर हेल्थ का भी आपको उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। सही टाइम पे खाना खाना, सही टाइम पे सोना, एक 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेना, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे सो रहा हूँ, फ्यूचर में आपको पेपर वाले एग्जाम वाले पेपर वाले दिन आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। तो हेल्थ एंड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट पॉइंट दैट्स कॉल्ड बैलेंस द लाइफ। लाइफ को भी बैलेंस करना चाहिए। ये नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ते ही रह जाऊं, पढ़ते ही रह जाऊं, पढ़ते रह जाऊं और बाकी जिंदगी भूल जाऊं। घर वाले क्या कर रहे हैं भूल गया हूं, बाहर मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं भूल गया हूं, बाहर जाना भूल गया हूं। कई सारे स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि ये बैलेंस नहीं कर पाते लाइफ को। बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। आपने प्रॉपर 10 से 12 घंटे पढ़ाई करी, 1-2 घंटे फैमिली को टाइम दिया, खाने को टाइम दिया, थोड़ा बाहर भी विजिट करा अपने दोस्तों के साथ, तो सारी चीजें बैलेंस करके चलना पड़ता है। ये सारी चीजें आपके लिए, स्पेशली ये 10 पॉइंट मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो इसको कंसीडर करिए, बाद में रिग्रेट ना हो, अभी इनको कंसीडर करिए। और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।